रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। नाजरीन, विफाक और सूबों में हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और कल भी कौमी असम्बली का इजलास हुआ, आज भी कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कल जो थे वो 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया है। ये तो विफाक की बात है, इस पर वापस आते हैं। दूसरी तरफ सूबों के अंदर जो ये हुकूमत साजी का अमल है वो भी जारी है। आज KP के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने बतौर वज़ीर आला आज वो मुंतखब हो गए और आज उन्होंने पहली तकरीर भी की, इसके ऊपर भी आएंगे। और बलूचिस्तान के हवाले से जो मीर सरफराज बुगटी साहब हैं वो बिला मुकाबला कल मुंतखब होने जा रहे हैं वज़ीर आला वहाँ पर, क्योंकि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ। और पंजाब और सिंध जो हैं वहाँ पर जो वज़राए आला हैं वो ऑलरेडी हल्फ उठा चुके हैं और अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा एक और अहम खबर है, इतवार को प्राइम मिनिस्टर साहब हल्फ मुंतखब होंगे और कल यानी हफ्ते के दिन एक दिन पहले वज़ीर आज़म साहब के इंतखाब से मुल्क भर में एहतजाज हो रहा होगा। और ये एहतजाज इमरान खान साहब की कॉल पे हो रहा है। वो कॉल उन्होंने अभी नहीं दी, वो कॉल कुछ दिन पहले की दी हुई थी। ये इत्तफाक हो गया कि हफ्ते के दिन एहतजाज है और इतवार के दिन वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और सबसे अहम हमारा फोकस आज रहेगा गंडापुर साहब की तकरीर। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गंडापुर साहब ने गंडासा उठा लिया है। तो विफाक की जानिब आते हैं। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया। राजा परवेज़ अशरफ साहब की स्पीकरशिप में आज इजलास का आगाज़ हुआ और पहला मरहला था स्पीकर के इंतखाब का। उसमें मलिक आमिर डोगर साहब मद्दे मुकाबिल थे सरदार अयाज सादिक साहब के। कुल 291 वोट कास्ट हुए और सरदार अयाज सादिक साहब को 199 वोट मिले और वो स्पीकर मुंतखब हो गए। जबकि मलिक आमिर डोगर साहब ने उनके मुकाबले में 91 वोट हासिल किए और 1 वोट मुस्तरद हुआ। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो नामजद गुलाम मुस्तफ़ा साहब थे उम्मीदवार, उनको 197 वोट मिले और वो डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। तो हुकूमत साजी का एक मरहला तो मुकम्मल हो गया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया है और अब कल इससे अगला मरहला शुरू होने जा रहा है। तो देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो आगे किस तरफ जाएगी। लेकिन जो अहम तरीन खबर होगी हफ्ते के दिन की वो होगी मुल्क भर में जो इनका जारी एहतजाज होगा, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन आज जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ, जो लब कुशाई भी की अरकान ने, एक तो उसमें मलिक आमिर डोगर साहब हैं, इसके अंदर उनकी जो उन्होंने बात की उसके अंदर एक पिनहा मैसेज है छुपा हुआ जो अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत है। उन्होंने कहा अगर 8 फरवरी के इनकलाब के मुताबिक इलेक्शन होते तो मेरे वोट 91 नहीं 235 होते। मतलब इसका यह है कि वो इनको चोरी की हुकूमत समझते हैं कि ये मैंडेट चोर हैं, इन्होंने चोरी की, और अगर ये मैंडेट चोरी ना करते तो आज हमारी हुकूमत होती और मेरे वोट 235 होते। सो पॉइंट उनका ये है कि वो ये समझते हैं कि उनके 235 वोट हैं बजाय 91 के। तो जो एक्सेप्टेंस है हुकूमत की वो बिल्कुल नहीं है अपोजिशन की जानिब से, और ये आने वाले वक्त में हमें बार बार अपोजिशन की जानिब से याद दहानी करवाई जाती रहेगी। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब, वो एक बड़ा दिलचस्प, मैं आज सोच रहा था कि पिछली असम्बली के अंदर मुराद सईद साहब थे, यंग आदमी हैं, बड़े शदीद जज्बाती और शोला बयान मुकर्रर भी रहे हैं बड़े। तो वो जब भी नेशनल असम्बली में तकरीर करते थे तो उस वक्त एक हंगामा खड़ा हो जाता था और तहरीक इंसाफ शरारत भी करती थी बाज़ औक़ात कि उधर से अपोजिशन की जानिब से तकरीरें हो गई तो उनके जवाब के लिए बजाय किसी मुतल्लिका आदमी को या कोई जो मफाहिमत की सोच रखने वाला बंदा हो उसको माइक दिया जाए। असद कैसर साहब जो थे स्पीकर, वो माइक दे देते थे मुराद सईद साहब को, और जब मुराद सईद साहब तकरीर करते थे तो असम्बली के अंदर एक हंगामा खड़ा हो जाता था, एक शोर शराबे की कैफियत बन जाती थी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस बार मुराद सईद साहब तो असम्बली नहीं पहुँच सके और अब जो है मुझे लगता है कि उनकी कमी शेर अफजल मरवत साहब पूरी करेंगे, इसका गालिब इम्कान है और उसका आगाज़ उन्होंने आज बाकायदा कर भी दिया। आज उन्होंने स्पीकर साहब को मुखातिब करके कहा, सरदार अयाज सादिक साहब को उन्होंने कहा, स्पीकर साहब आपने कहा यह ईवान ताकत का सरचश्मा है, लेकिन हकीकत में काले काले बूट ताकत का सरचश्मा है और स्पीकर साहब बूटों का भी शुक्रिया अदा करें। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने इनको टॉन्ट किया, यानी ऑब्वियसली वो कहते हैं कि आपने मैंडेट चोरी किया और कैसे चोरी हुआ उसको उन्होंने साथ जोड़ दिया कि काले काले बूट जो हैं वो ताकत का असल सरचश्मा है। तो उनका जो वो हकीकी आज़ादी का मंत्रा है इसके अंदर वो भी छुपा हुआ है मैसेज, वो उससे पीछे नहीं हट रहे और वो उस चीज़ के ऊपर आगे जा रहे हैं। बहरहाल आगे देखेंगे, एन मुमकिन है इनको अपोजिशन लीडर भी बना दिया जाए शेर अफजल मरवत साहब को, गिवन हिज नेचर, जो एग्रेसिव नेचर है, फाइटर हैं, इमरान खान के लॉयल हैं और एहतजाज आपने देखी, इन्होंने भरपूर एहतजाज किए। तो बहरहाल ये एक था। एक और बदनज़मी का वाक़या पेश आया, वो था उसमें निसार जट साहब जो हैं
तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो राना सनाउल्लाह साहब को हराकर फैसलाबाद से अब वो आज ईवान में पहुंचे हैं। तो बहरहाल उनकी ये बड़ी फतह है कि नून लीग के जो पंजाब के सदर हैं उनको उन्होंने शिकस्त दी और उनके होम टाउन में शिकस्त दी। ये बिलाशुबा निसार जट साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है और वो 19,000 वोटों से उन्होंने शिकस्त दी राना सनाउल्लाह साहब को। आज उनकी जानिब से चोर 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 के नारे लगाए गए। जब उन्होंने ये नारे लगाए तो राना तनवीर साहब जो कि नून लीग के बड़े सीजन और पुराने सियासतदान हैं, उनको इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा आया और वो उठ के उनकी तरफ लपकने लगे निसार जट की जानिब। तो अता तारड़ साहब ने जो है फिर उनको वहाँ रोका और अपनी नशिस्त पे बिठाया। तो ये थोड़ी गर्मा गर्मी जो थी ये आज वहाँ पे देखने को मिली। ये तो थी कौमी असम्बली की बात, सारी खबर। और कल पीटीआई की जानिब से एक वफ्द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की चौखट पे हाजिर हुआ। उन्होंने भी दरख्वास्त की, इस्तदा की कि वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि कल मौलाना ने कहा था कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा और सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इनके इंतखाब का हम बाइकआउट करेंगे। तो कल पीटीआई पहुंच गई, मौका था, उन्होंने एफर्ट की अपनी। और आज जो है फिर नवाज शरीफ साहब एक भारी भरकम वफ्द के साथ वहाँ पे पहुँचे और नवाज शरीफ का खुद जाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी, यानी मौलाना साहब के लिए भी इज़्ज़त है और इससे आप ग्रेविटी समझ सकते हैं कि मौलाना साहब किस हद तक नाराज़ और नाला हैं कि नवाज शरीफ साहब को खुद जाना पड़ा। इसहाक डार साहब थे, साद रफ़ीक साहब थे और नवाज शरीफ साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे। तो ये बड़ा एक वफ्द था जो मौलाना साहब को मनाने गया था। तो अब जो मैं ख़बरें पढ़ी और देखी सूरत हाल सारी, और जो दोस्तों से गुफ्तगू हुई जो हमारे इससे मुताल्लिका हैं और जो अंदर थे उनसे गुफ्तगू होने के बाद ये लगा कि दो नाराज़ लोग जो थे वो एक दूसरे को राज़ी करने में लगे हुए थे। अब नवाज शरीफ साहब उनको मनाने की जब कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे गिले शिकवे अपने रखे कि इंतखाबात में उनके साथ क्या हुआ, पिछले इंतखाब में क्या हुआ। तो वहाँ कैफियत ये बन गई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर या सूरत हाल को देखते हुए जो इलेक्शन से पहले माहौल बनाया गया कि इनकी सिंपल मेजॉरिटी होगी, इनकी हुकूमत बन जाएगी, लेकिन जब नताइज आए तो वो सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। पीटीआई सबसे आगे निकल गई और ये पीछे रह गए। और इरादा था मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, तो वो सूरत हाल इतनी बदली कि वो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया, वो पीछे हो गए, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार रहे ही नहीं। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया। सो पॉइंट ये है, मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद भी दुखी हैं और एक दुखी आदमी दूसरे दुखी आदमी को मनाने के लिए उसकी दरवाजे पर पहुंचा हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। अब देखना ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ के जो दरख्वास्त है, नवाज शरीफ साहब ने वही दरख्वास्त की जो कल पीटीआई ने की थी कि वो इनका साथ दें, हुकूमती बेंचेस पे भी बैठें और वो जो बाइकआउट का ऐलान किया उन्होंने सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर इनके इंतखाबात का, उसको ना करें। तो ये बहरहाल उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई है। मौलाना साहब का देखते हैं कि वो उनकी दरख्वास्त को कितना वज़न देते हैं या अहमियत देते हैं। ये खैर आने वाले दिनों में इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तो नटशल इसका ये था कि दो जो दुखी लोग हैं वो एक दूसरे को मनाने में लगे हुए थे। आज शिकवे शिकायत हो गई। गालिब इम्कान यही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ की बात का पास रखेंगे, ये इस चीज़ का इम्कान मौजूद है। और इसके अलावा अब आते हैं दूसरी जो अहम खबर है आज की, वो है गंडापुर साहब वाला मामला। आज गंडापुर साहब ने पहली तकरीर की मुंतखब होने के बाद तो उनकी वो जो तकरीर थी ईवान के अंदर, आपने यकीनन देखी होगी, अगर नहीं भी देखी तो मैं आपको उसके कुछ हिस्से जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। गंडापुर साहब जो है, कोई भी इंसान होता है उसके बारे में एक तासुर होता है। गंडापुर साहब को शोहरत कहाँ से मिली या लाइमलाइट में वो कहाँ कब आए, यानी सबसे ज़्यादा वो था इस्लामाबाद की एक सड़क के ऊपर वाक़या जो हुआ था जिसमें गंडापुर साहब को दौड़ते हुए देखा जा सकता था। फुटेजेस अभी भी मौजूद हैं। और फिर उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई और फिर शहद की बोतलों का वहाँ बड़ा तस्करा हुआ, उसके ऊपर बड़ी मीम्स बनती रहीं। तो ये वहाँ से तो ये लाइमलाइट में आए, यानी बहुत ज़्यादा इनके बारे में बातचीत होने लगी। एक वो वाक़या था। फिर उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किए जा रहे थे तो इनकी कोई मुबैना ऑडियो लीक्स आ गई सामने। एक बंदे के साथ उनकी बात हो रही है, कुछ असले के बारे में बात हो रही है, कितना असला है, कितनी बंदूकें हैं, कहाँ पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, कितना पहुँच चुका है। सो ये सारी बात हो रही थी। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ इनका तर्ज तकल्लुम है, बहुत जज्बाती हैं, शदीद जज्बाती। इमरान खान के बहुत लॉयल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जज्बात जो हैं उनके, वो शायद उस पर काबू रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो एग्रेसिव नेचर के हैं और वो ये जो चीज़ें मैंने दो तीन बताई वो इसको इंडिकेट करती हैं कि उनकी नेचर क्या है। तो ये उनके बारे में एक तासुर है कि वो लड़ाके हैं और इसके अलावा जोशीले हैं और जज्बात पे काबू नहीं रख सकते। तो ये मिला जुला इनके बारे में जो था ना एक व्यू, वो ये है। जो आज की तकरीर थी उनके मुंतखब होने के बाद, तो मुझे ज़ाती तौर पे तवक्को थी कि वो जो उनके बारे में तासुर है वो उसको ज़ायल करने की कोशिश करेंगे
क्योंकि अब एक वो बहुत बड़ी पोजीशन पे आके बैठ रहे हैं, तो एक सूबा उन्होंने चलाना है, विफाक के साथ उन्होंने चलना है, बाहर से डेलीगेशंस आते हैं, उनके साथ भी डील करना होता है, वजारतों को डील करना होता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक सरबराह हैं आप सूबे के, आपको पता है ट्रबल्ड इलाका है केपी का बहुत सारा, और ये इन सारी सूरत हाल का इंचार्ज जो हैं वो होंगे अब गंडापुर साहब। लेकिन गंडापुर साहब ने जो आज तकरीर की, मैंने वो तकरीर सुनी, बल्कि 2 मरतबा सुनी और बड़ी गौर से सुनी, तो वो तासुर ऐसा उभरा उस तकरीर को सुन के जैसे गंडापुर साहब ने कोई गंडासा जो है वो उठा लिया है और वो उसके बाद किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी गुफ्तगू से तासुर मिल रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, अंधाधुंध फायरिंग की है। अंधाधुंध फायरिंग का मतलब ये है विफाक में आने वाली हुकूमत को भी रगड़ दिया और इदारों के ऊपर भी तनकीद की, और जो अदलिया है उसके ऊपर भी तनकीद की, और जो पुलिस के लोग हैं, यानी पुलिस का जो महकमा है ख़ासतौर पर केपी का, क्योंकि अब वो उनके अंडर आएगा तो वो उनके इंचार्ज खुद हैं, उनको उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है 1 हफ्ते की पुलिस को कि जो FIRs जो हैं बेबुनियाद हैं, 9 मई के हवाले से उन्होंने बात की, जो बेबुनियाद FIRs हैं उनको ख़त्म कर दें। आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, और अगर आप इसको ख़त्म नहीं करते, आप अपनी इस्लाह नहीं करते, तो फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाएं। यानी ये गंडासा नहीं है तो और क्या है। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान साहब के जो इब्तदा उन्होंने इमरान खान से की, और उन्होंने कहा मेरा लीडर सही कहता था कि हम आज़ाद नहीं ग़ुलाम हैं, और आगे वो कहते हैं हकीकी आज़ादी हमारी ज़रूरत है। अब कोट अनकोट हकीकी आज़ादी के बारे में अगर बात करें तो हकीकी आज़ादी से जो तासुर मिलता है, जो इनसे हमने हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई, टीवी टॉक शोज़ में भी ये गुफ्तगू करते हैं, तो हकीकी वो कहते हैं अंग्रेज़ से तो हम आज़ाद हो गए थे, हिंदुस्तान से भी आज़ाद हो गए, लेकिन अंदर की जो ग़ुलामी है, जो इमरान खान साहब का मंत्रा या नारा था हकीकी आज़ादी वाला, वो उसको जोड़ते हैं इदारों के साथ, और वो अब सूरत हाल हम 9 मई की शक्ल में देख चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद आज एक सूबे के सरबराह की हैसियत से उनका ये कहना कि हकीकी आज़ादी हमारी ज़रूरत है, मतलब यह है कि वो उससे पीछे नहीं हटे और उस बयानिए पे कायम है। ये अगर इसको मद्देनज़र रखा जाए तो पॉलिटिकली मेरे ख्याल में उनको इससे नुकसान होगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा। बजाय इसके कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेते, कोई ऐसे इक़दामात लेते, कोई ऐसी बात करते जिससे इस्लाह का इम्कान पैदा होता, या कम अज़ कम जो तलखी है उसमें कमी होती, आपने वो बातें कर दी जिससे तलखी बढ़ने का यानी यकीनन इम्कान बढ़ेगा। तो ये वो बातें हैं। और आगे वो कहते हैं कि जो जुल्म हुआ उसका अजाला करें और अपनी इस्लाह करें। अब ये जो लैंग्वेज है, ये जो कॉनोटेशन है इसकी, वो मतलब कोई दरख्वास्त वाली नहीं है, वो एक ऐसी है कि जैसे आप बतौर हाकिम एक हुक्म दे रहे हैं कि जो जुल्म हुआ उसका अजाला करें और अपनी इस्लाह भी करें। तो इससे भी आपको तासुर मिल रहा है उनकी वो नेचर का, जो मैंने आपको अर्ज़ की कि उनके बारे में एक मखसूस तासुर है कि वो जोशीले, जज्बाती और लड़ाके, और इस किस्म का उनके बारे में एक तासुर कायम हुआ है, जिसको मैं ज़ाती तौर पर समझ रहा था कि शायद वो उसको इरेज करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको बजाय इसके कि उसमें कमी लाते उसको तकवीयत देने की कोशिश की, और उसमें आपको नज़र आ रहा है। और आगे वो कहते हैं कि हम इंतकाम नहीं चाहते, यानी कि अब उनके पास पावर मौजूद है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते। उसके बाद वो कहते हैं ये मुल्क इदारे हमारे हैं, ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि कोई भी इस मुल्क में ज्यादती ना कर सके। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी सताइश करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा वो ये जो बात है, फिर एक और धमकी हमें इस बात, वो कहते हैं ये उनकी भूल है, हम हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी। तो ये एक धमकी आमेज़ लहजा है। तो ये बात भी है, ये भी मेरे लिए तशवीशनाक है। और आगे वो कहते हैं कि कौम और नौजवानों को मजबूर न किया जाए कि हक छीनने के लिए आवाज़ उठाएं। अब देखें, हक छीनने की जो बात होती है वो तो लड़ाई होती है, इसमें भी आपको तासुर मिल रहा है। और इसके अलावा आगे वो कहते हैं रियासत की जिम्मेदारी है कि हमें हक दे। मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी होती है, उनको हक देना चाहिए, हर सूरत देना चाहिए। और विफाकी हुकूमत जो थी उनको भी उन्होंने रगड़ दिया। वो कहते हैं कि आज पूरी कौम जान गई सेलेक्टेड कौन है, ये सेलेक्टेड बार बार आते हैं, अवाम की दौलत चोरी करते हैं। यानी विफाक में जो बनने वाली हुकूमत है उनको उन्होंने फिर, विफाक और इनका आपस में ताल्लुक होता है, NFC का मामला जो है वो जुड़ा हुआ है साथ, और बहुत सारे मामलात में जुड़े होते हैं, तरक्याती मंसूबे होते हैं, PSDP होता है। सो इसके ऊपर उन्होंने विफाक को भी पहले ही दिन आड़े हाथों ले लिया, यानी उन्होंने अपनी जिसको कहते हैं ना ऑल गन्स आउट, वो वाली सूरत हाल उन्होंने वहां भी बना दी। और इसके बाद वो कहते हैं मैं अपने घर पर था, मुझ पर 9 मई की 9 FIRs की गई। मैं ज़ाती तौर पर इसकी मजम्मत करता हूँ, अगर वो बेकसूर हैं तो उनको बिल्कुल उनकी FIRs ख़त्म होनी चाहिए और उनका ये शिकवा भी दूर होना चाहिए, और किसी के खिलाफ इस तरह की गलत FIR नहीं होनी चाहिए अगर वो गलत है। और इस चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने मुतालबा किया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं, बिल्कुल बनना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को ज़रूर इसके ऊपर बनाना चाहिए। और इसके अलावा वो पुलिस का आपको मैंने बता दिया, उनको उन्होंने डेडलाइन दे दी, FIR दर्ज करने वाले इस्लाह करें या सज़ा के लिए तैयार हो जाएं, 1 हफ्ते का उनके पास टाइम है। एक और बहुत अच्छी बात उन्होंने की, मैं इसके ऊपर उनको सलूट करता हूँ कि धांधली का इस वक्त शोर मचा हुआ है और फॉर्म 45 की बात हो रही है, फॉर्म 47 की बात हो रही है। उन्होंने खुद को सबसे पहले पेश किया,
उन्होंने कहा जी मैं अपने आप को सबसे पहले पेश करता हूं, अपने फॉर्म 45 पेश करता हूं, मेरे बिहाफ पर मेरे ये तमाम अरकान अपना फॉर्म 45 पेश करते हैं, आप तहकीकात करें और सब कुछ जो भी सच है वो सामने लेके आएं और फिर पूरा जो बाकी ईवान है वो भी इसी तरह करें। ये एक सच्चे आदमी की बात होती है जो अपने आप को सबसे पहले जिस चीज़ का वो इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी तलाशी देने के लिए उन्होंने खुद को पेश किया है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ और तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। लेकिन मेरी उनसे अपील ये है, दरख्वास्त ये है, अगर उन तक पहुँच सके कि अब आपके पास एक सूबा है, आप उसके इंचार्ज हैं, उसमें बहुत सारे महकमे हैं, विफाक के साथ मिल के चलना है, तरक्याती मनसूबे करने हैं, अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना है। केपी जो है वो इस पर ट्रबल्ड एरिया है, तो आपने डिलीवरी भी देनी है, लोगों की जो तकालीफ हैं उनको भी कम करना है। तो अपना जो गुस्सा है अगर उसको कम कर लेंगे या उसको मैनेज करेंगे तो आप तब डिलीवरी के ऊपर जा सकेंगे। अगर ये वाला रवैया आगे चलता रहा तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इससे न सिर्फ लोगों का नुकसान तो होगा ही होगा, हर सूरत आपका भी, हुकूमत का भी, और आपका ज़ाती तौर पर जो आपका तासुर है वो उससे भी आपको नुकसान पहुंचेगा। जाते जाते मैं आखिरी बात कर दूं, जब इनकी नामजदगी हुई थी तो उस वक्त भी इमरान खान साहब के ऊपर शदीद तनकीद हुई थी कि इमरान खान साहब ने एक ख़ास मकसद के तहत इनको इस सूबे के वज़ीर आला के तौर पे नामज़द किया है। और वो जो यानी कोट अनकोट वो जो तासुर उससे उभरा था, जो गुफ्तगू हो रही थी, और गंडापुर साहब ने अपनी पहली तकरीर से उस तासुर को ज़ायल करने की बजाय उसको तकवीयत पहुंचाई है कि वो जो लोगों का तासुर बना था कि इनको एक ख़ास एजेंडा के तहत यानी मारधाड़ और लड़ाई और मुकाबले के तौर पर इनको सामने लाया गया है, तो बजाय इसके कि उसको ज़ायल करते अपनी तकरीर के ज़रिए उन्होंने उस तासुर को तकवीयत दी कि वाकई इनको एक इस मकसद के लिए जो है इस पोजीशन के ऊपर लाया गया है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा और वहाँ बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना कॉमेंट ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो आज अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कल के व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।